नमस्कार दोस्तों। एम3एम का रिसेंटली एक स्कैम अनकवर हुआ जहां की उन्होंने डीडीजेवाई स्कीम के तहत फ्रीज्ड यूनिट्स की भी अलॉटमेंट कर दी। तो ये सब कैसे संभव हो पाया, इस स्कैम के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और अगर आप इस स्कैम में फंसे हुए हैं तो आपके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, बिल्डर्स ब्रोकर्स के लिए रिकमेंडेशन क्या है, और अगर आप पोटेंशियल होम बायर हैं तो इन चीज़ों से आप क्या क्या सीख सकते हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। बट इससे पहले मैं डीडीजेवाई जो स्कीम है इसको थोड़ा एलिबरेट कर देता हूँ फॉर द न्यू व्यूवर्स। दीन दयाल जन आवास योजना इसका एक फुल फॉर्म है, जहाँ पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कमीशन ये कहती है कि 180 गज से जो छोटे प्लॉट्स हैं उन पर भी इंडिपेंडेंट फ्लोर की रजिस्ट्री अलाउड होगी। तो इसके कुछ इन्होंने लाइसेंसेस देने के लिए टर्म्स बना रखे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि 50% ऑफ द यूनिट इन्हें फ्रीज रखनी होगी। जब बिल्डर ओसी अप्लाई करेगा उसके बाद ही बेच सकता है। ये लेटर फिर 50% से 40% पर डिक्रीज कर दी गई थी। तो टीसीपी ऐसा क्यों करता है, इस पर इसके मोटिव पर आ जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो इस तरीके की हाउसिंग स्कीम्स हैं इनका जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली एंड यूज़र को मिल पाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ इन्वेस्टर्स ही खरीदते जा रहे हों और जब एंड यूज़र की खरीदने की बारी आए तो उसे महंगे दाम पर खरीदना पड़े। तो एम3एम यानी कि मनी मेकिंग मशीन हम जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने वो फ्रीज्ड यूनिट्स भी बेच दी। और इतना बड़ा वो स्कैम कर कैसे पाए, क्योंकि जो बायर्स होते हैं वो बहुत ही सीधे साधे होते हैं। इन्हें इस स्कीम के बारे में भी नहीं पता होता कि फ्रीज्ड यूनिट्स क्या हैं, अनफ्रीज्ड यूनिट्स क्या हैं। पेमेंट्स इन्होंने मेन अकाउंट में एम3एम के ले लिए। हर एक प्रोजेक्ट का डेडिकेटेड एस्क्रो अकाउंट होता है जहाँ पर बिल्डर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप पैसा उसी अकाउंट में लेंगे, जो कि लेटर सीए भी बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करता है। बट इन्होंने पैसा एम3एम के मेन अकाउंट में ले लिया। एक्नॉलेजमेंट जो पेमेंट है उसका एक्नॉलेजमेंट इन्होंने महीने 2 महीने बाद जा कर के दी, काफ़ी सारे फॉलोअप्स के बाद। थर्डली, इसका लाइसेंस नहीं था इनके पास बेचने के लिए, तो वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट इस यूनिट के अगेंस्ट नहीं एग्जीक्यूट करा सकते थे। तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब इससे प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ खड़ी होती हैं। जब इन्होंने रिसेंटली ओसी अप्लाई की और वो फ्रीज्ड यूनिट बेचने के लिए एलिजिबल हो गए, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे उन्हें इनफॉर्मली रीच किया गया और जो बचा हुआ पैसा है जल्दी से जल्दी मांगा गया। बेसिकली इन्हें फोर्स किया गया कि वो कैंसिलेशन की तरफ जाएं, जिससे कि जो तकरीबन 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का अलॉटमेंट था, सुपर एरिया पर मैं बात कर रहा हूँ, वो आज मार्केट रेट उसका 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास का है और बिल्डर उसे 11, 11.5, इवन 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक बेच पाए। ये मोटिवेशन है। शायद एम3एम को भी उस समय इतना नहीं आइडिया था कि ये 7,000 रुपये वाली चीज़ कल को 10,000, 11,000 पर जा सकती है। शायद इसी वजह से उन्होंने पार्ट पेमेंट पर चीज़ों को निकालने की सोची कि 1090, 40, 60 इस तरीके के पेमेंट प्लान पर यूनिट बेच दी जाए। अब अगर ऑन एन एवरेज ये पकड़ें कि 10 लाख रुपए किसी ने दिए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी 1090 पर तो ठीक है, बट कुछ चीज़ें 40, 60 पर भी बिकी हैं, थोड़ा ब्लैक का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है इसमें। तो ऑन एन एवरेज अगर 10 लाख पकड़ लें और 300 यूनिट के साथ, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस तरीके का फ्रॉड स्कैम हुआ है, तो मोटा मोटा 300 करोड़, राइट, जिसका कि स्कैम हुआ है ये। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, एम3एम एज अ प्लेयर हम जानते हैं कि वो कैसे रहे हैं, और अगर आप हिस्टोरिकली मेरे वीडियोस भी देखें तो मैं बहुत क्लियरली बताता आया हूँ कि इनकी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं हैं। रेड फ्लैग्स हर जगह दिखे। अभी कुछ महीने पहले की बात है जब ईडी का रेड पड़ा था, उस पर भी मैंने बात की थी। तो आपको जो मेरे वीडियोस हैं पुराने एम3एम पर मिल जाएंगे, आप उन्हें देख करके एम3एम के बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। बट जो जो ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं एम3एम को, इवन ये यूनिट्स भी बेचते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एम3एम जैसे प्लेयर को सबक सिखाया जाए। बिल्डर, आई मीन द ब्रोकर एज अ कम्युनिटी, हमें आगे आना चाहिए और एम3एम के इस एक्शन को कॉल आउट करना चाहिए। जो भी इन आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या अपकमिंग इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इन पर बैड माउथिंग यस करनी चाहिए। और ब्रोकर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय पर भी थी कि जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट बिल्डर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा और पेमेंट वगैरह की इस तरीके से डिमांड आ रही है, तो ब्रोकर को भी बिल्डर को प्रेशराइज करना चाहिए था कि
आप पैसे रिफंड कर दें या इस फ्रीज्ड यूनिट को अनफ्रीज करें, कैसे भी कर सकते हैं वो, या यूनिट वगैरह चेंज कर लें जो अगर ओपन यूनिट में कोई कोई खाली पड़ा हुआ है, या इन द बेस्ट केस रिफंड दे दें, जिससे कि एटलीस्ट जो इन्वेस्टर है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम बचा सकें और जो ब्रोकर का क्लाइंट है वो बच जाए, राइट। क्योंकि उस समय पर लोगों ने 60 लाख 65 लाख 70 लाख पर वो चीज़ खरीदी है, और आज के डेट में अगर उसी के रेट की बात करूँ तो मैं 1.15 1.2 1.10 के आसपास का है, और लोग हार्डली इस तरीके की चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं। एंड यूज़र सेगमेंट सबसे ज़्यादा है, लोग लोन्स पर डिपेंडेंट हैं। अब लेट्स से M3M ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से पैसे डिमांड करने का बोला, बट 10% से ज़्यादा बिना BBA एग्जीक्यूट किए हमें वैसे भी नहीं देना चाहिए, और जो लोग लोन्स पर डिपेंडेंट हैं वो तो वैसे भी नहीं दे पाएंगे। तो बेसिकली उन्हें फोर्स किया गया कि वो कैंसिल ही कर दें, जिससे कि बढ़ी हुई कीमतों पर वो बेच पाएँ। यस, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, हमारे बायर्स हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उनके ऑफिस वगैरह में गए, उनके लिए क्या सलाह है थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो बायर्स हैं उनका एक्शन जो वीडियोस वगैरह के माध्यम से देखने में आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी तरफ इंडिकेट किया जा सकता है कि ये डिफेमिनेशन का ट्राई कर रहे हैं, रादर देन हमें रेरा का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। भले ही आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, बट बिल्डर को एज अ पार्टी बना करके, ब्रोकर को भी, जो आपका रेलेवेंट ब्रोकर था उसको भी पार्टी बना करके आप केस दाखिल कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर ब्रोकर को पार्टी बनाना बहुत ज़रूरी है। फ्रीज यूनिट हो सकता है कि आपको नहीं पता थी, बट फॉर श्योर ब्रोकर को पता थी। ब्रोकर कुड हैव हेल्प यू विद द रिकवरी ऑफ दैट मनी। ब्रोकर कुड हैव कॉल आउट कि अब M3M के कोई भी यूनिट्स उनकी तरफ से नहीं बिकेंगे, बट इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई। मार्केट में ये खबर आई है, 6 महीने बाद आई थिंक सारे लोग ही भूल जाएंगे, और फिर यही ब्रोकर्स M3M के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए दिखेंगे, राइट। क्योंकि नए बायर्स आ जाते हैं। तो ये एक बिजनेस है, और एज अ ब्रोकर सी, आप ब्रोकर को डायरेक्टली अपनी जेब से पैसा पे नहीं कर रहे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ब्रोकर कभी कोई साइड्स लेगा भी, फेवर करेगा भी, तो वो बिल्डर का करेगा, क्योंकि उसका ब्रेड एंड बटर वहाँ से चल रहा है, ना कि आपकी जेब से डायरेक्टली, राइट। तो फेवरिज्म फॉर श्योर जाएगा, तो बिल्डर की तरफ जाएगा। और इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए रिकमेंडेशन के लिए, सजेशंस के लिए, कि वो कुछ ऑनेस्टली फीडबैक देंगे जिससे कि आपकी डिसीजन मेकिंग पर इम्पैक्ट पड़े। और पैरेलली आपको कंज्यूमर फोरम का भी दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, और अगर आपको इस तरीके के प्रदर्शन करने भी हैं तो आई थिंक जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जैसे रेरा का ऑफिस है, वो ज़्यादा बेहतर, या TCP का ऑफिस है, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है रादर देन बिल्डर के ऑफिस में आना। क्यों किसी को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देना अपने अगेंस्ट। और अगर आप सीरियसली ये चाहते हैं कि इंटेंशन रखते हैं कि यस ये यूनिट्स ना बिकें और इस पर आपका अधिकार है, पोजेस करते हैं आप इसे, तो सिंपली आप हिंदी और इंग्लिश वाले अखबार में आप एक एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं, जो भी 300 यूनिट्स हैं उनका लिस्ट निकाल करके, कि इस ब्लॉक में इस नंबर से लेकर के इस नंबर तक, इस ब्लॉक में इस नंबर से लेकर के इस नंबर तक जो भी अलॉटमेंट है इसका अंडर जुडिशरी है, तो इसे ना खरीदें ना बेचें। इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स हम देखते रहते हैं। तो इट्स अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग सच थिंग्स, और इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे अगर आप M3M एज अ ब्रांड को भी थोड़ा हिलाना चाहते हैं तो, रादर देन गोइंग इन द ऑफिस लाइक जो कि हमने वीडियो देखा, राइट। हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें आके बोलना चाहिए, यूट्यूब पर हमें आकर के बोलना चाहिए। जो भी ब्रोकर या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है, बट एक तरीका होता है कोई भी चीज़ अपनी कन्वे करने का, लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, एक आप वेलफेयर एसोसिएशन बना सकते हैं जो भी 300 लोग हैं, क्योंकि जो फंड्स का एलोकेशन है, कंट्रीब्यूशन है, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पार्टीज़ बहुत अलग हैं, और एक ही केस डालें, मल्टीपल केस डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, और अगर लॉयर वगैरह को पे करना हुआ तो यस आप कर पाएंगे। और लॉयर की फ़ी आजकल काफ़ी महंगी है, 25-30 हज़ार में कोई अच्छा लॉयर नहीं मिलता फॉर श्योर, वो आपको टहलाना ही चाहता है। लॉयर्स की फ़ीस लैक्स में है। अगर इस तरीके के केस की हम बात करें तो गारंटी वहाँ भी नहीं है, बट 20-25 हज़ार रुपये वाले में फॉर श्योर वो आपको टहलाना ही चाहता है, राइट। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, राइट। लड़ाई थोड़ी कठिन ज़रूर है, बट M3M ने यहाँ पर गलती भी क्या की है कि उन्होंने आपको कैंसिलेशन लेटर भेज दिया है स्पीड पोस्ट से। तो इससे पहले तो ये भी नहीं था कि आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि पेमेंट के लिए रिसीट मिली थी सिर्फ आपको।
अब चूंकि इन्होंने आपको कैंसिलेशन फॉर्मली भेज दिया है, तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि आपको अलॉटमेंट था, तो आप इन यूनिट पर अपना अधिकार बिल्कुल रख सकते हैं। केस सुना जाएगा, एमथ्रिम को सू किया जा सकता है, ब्रोकर को भी इजीली सू किया जा सकता है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग केस है, बट ये था जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। और जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, एमथ्रिम को क्या लेना चाहिए, आई थिंक मेरे जो पुराने रिकमेंडेशंस देखेंगे, हमेशा यहाँ पर रेड फ्लैग्स मैं देता आया हूँ। क्योंकि मनी मेकिंग मशीन है, जैसा कि मैंने बताया, ये पैसा बना करके देते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी रखते हैं, ब्रोकरेज भी मार्केट रेट से तकरीबन ज़्यादा ही ऑफर करते हैं, और खुद भी प्रॉफिटेबल कंपनी है, राइट। तो इस वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बनता है, बट यहाँ पर रेड फ्लैग्स ज़्यादा हैं, तो आप ऑल टुगेदर ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। अगर नियरिंग पोजीशन कोई चीज़ है तो यस ली जा सकती है, इनके फ़ायदे भी हैं, राइट। तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ों में थोड़ा सा रिस्क इनके साथ हमेशा ही रहता है। और बिल्डर से जब भी आपका अलॉटमेंट वगैरह ले रहे हों, कहीं बी पार्ट वगैरह दे रहे हों, वैसे बी पार्ट वाली ट्रांजैक्शन मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी अगर बी पार्ट का ट्रांजैक्शन है, इट्स अ फिशी प्रोडक्ट, राइट, फिशी प्रोडक्ट, सॉरी। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ऑल टुगेदर अवॉइड कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कम्युनिकेशन है, कन्फर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मली रखनी है। ऐसा ना हो कि सुनी सुनाई बात कोई कमिटमेंट रख दी जाए और 5 साल बाद आप भूल जाएं। तो प्रॉपर एक मेल चेन इनिशिएट कीजिए, फॉर्मली चीज़ें रखिए, पेमेंट रिसीव हुआ, एक्नॉलेजमेंट हुई। अगर बीबीए साइन नहीं हो रहा तो ब्रोकर की वजह से नहीं हो रहा, आपकी वजह से नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की वजह से नहीं हो रहा, या इवन यूनिट फ्रीज्ड है, राइट। इस तरीके का कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन एमथ्रेम की तरफ से भी इनिशिएट होता हुआ एटलीस्ट मेरी नज़र में नहीं आया, जहां वो खुद मान रहे हों कि यूनिट फ्रीज्ड है। क्योंकि अगर वो ये मान ले कि उन्होंने फिर टीसीपी के जो भी इनके रूल्स हैं उनको ब्रेक किया है, तो एडिशनल पेनल्टीज भी इम्पोज की जाएंगी, राइट। तो यहाँ से आपके जो भी चीज़ें हैं, जो भी कमिटमेंट्स हैं, इनको आपको फॉर्मली ही रखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना कि वो आपको बेस्ट डील, जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल चीज़ है वो दिला दें, ये एक नाइव अप्रोच है। आप अपनी रिसर्च खुद करें, फी बेस्ड जो एडवाइजर्स हैं उनका सहारा ले सकते हैं, या थोड़ा टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। आई थिंक 5 से 6 महीने इज़ इनफ टू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इट्सेल्फ अगर मैं बात करूं तो सबसे कॉस्टलेस्ट परचेज होता है, और ऐसे टाइम में अगर गुड़गांव की मैं बात करूं तो हम बुल रन पर हैं, राइट। रेट्स हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे केस में अपने पैसे को और अच्छे से समझ करके निवेश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ब्रोकर एज एन कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। एमथ्रिम को ऑल टुगेदर हमें बायकॉट कर देना चाहिए। इनके और भी कोई प्रोडक्ट्स अगर फ्यूचर में आए, या एग्जिस्टिंग कोई भी चीज़ हैं, ऑफर्स हैं, इनके तो ऑफर्स को समझना भी, जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है इनको समझना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से भी रिकमेंड करने में काफ़ी मुश्किल आती है। बट यस, इनको ऑल टुगेदर बायकॉट करना होगा। ब्रोकर एज अ कम्युनिटी को एकजुट होकर के इस पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ कॉल आउट नहीं हुई तो ब्रोकर कम्युनिटी पर भी क्वेश्चंस ईजिली उठाए जा सकते हैं। जैसे शादी में बिचौलियों की अब ज़्यादा ज़रूरत रही नहीं है, दे आर बीन रिप्लेस्ड बाई जीवनसाथी.com, शादी.com एंड ऑल दोज स्टफ्स। ऐसा हो सकता है कि फिर ब्रोकर कम्युनिटी अगर इतनी कमज़ोर होने लगे, राइट, इन चीज़ों पर प्रॉपरली कॉल आउट ना कर पाए, तो क्या ब्रोकर कम्युनिटी आगे एग्जिस्ट भी करेगी? सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल है। रीसेल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप्स की वजह से रीसेल के जो भी ब्रोकर्स हैं काफ़ी मुश्किलों में है उनका बिजनेस, राइट। अब सारे डायरेक्ट सेल्स की तरफ जा रहे हैं, मैं भी इन्हीं का पार्ट हूँ, बट एज ए कम्युनिटी यस, आगे आना पड़ेगा, कॉल आउट करना पड़ेगा इन चीज़ों पर, राइट। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है आई शुड से, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको एड्रेस कर पाया हूँ, सही सलाह दे पाया हूँ। इससे जो भी पोटेंशियल बायर्स हैं या किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड हैं, इनको एड्रेस कर पाया हूँ कि अगर कोई चीज़ है ऐसी जो फॉर्मली कम्युनिकेटेड नहीं है आपस में, तो उसको फॉर्मल रखें, और ब्रोकर कम्युनिटी को भी कुछ बता पाया हूँ। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, हाँ, आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है या कंसर्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ पर रियल एस्टेट की एजुकेशन इंटरेक्टिव वे में आपके Q&As एड्रेस किए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। सी यू इन अनदर वीडियो।